जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना, क्योंकि ये उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ देते हैं जो इन्हें मसल कर फेंक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद, यूनियन एकेडमी एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 12 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 पर जो दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, कहता है कि 51 नंबर क्वेश्चन की 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई यानी कि पास हुई, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रतिशत में यानी कि लगभग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। बी से बॉय की संख्या कितनी है? 1000 है, और गर्ल की संख्या कितनी है? 600 है। अब बोला गया है कि 40% लड़के, 40% लड़का उत्तीर्ण हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 60% लड़के क्या हुए? फेल हो गए। यहां लिख देते हैं फेल हो गए। उसके बाद में बोला गया है कि 35% लड़कियां क्या बोला गया है कि पास होती है। इसका मतलब 65 यानी कि 65% लड़कियां क्या होती है? ये भी फेल हो जाती है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। अर्थात क्या करेंगे, इसका आप निकालिएगा 60%, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा, इसकी संख्या हो जाएगी 600। कितना हो जाएगा? 600। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद में 65% निकालना है, तो देखिए करेंगे क्या कि इसके 1% से 65 में गुना करेंगे, यानी कि 65 गुने 6 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा 6 × 30 और 36 और 3 39, अर्थात 390 फेल हुए हैं। अब कुल के साथ इसका प्रतिशत निकालना है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि फेल प्रतिशत टोटल का। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? 990 बट्टा टोटल कितना है लड़का और लड़की? 1600 और गुना हो जाएगा 100%। हो गया, कुछ नहीं है इसमें। देखिए 00 से 00 को कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद में इसको चाहे तो अब यहीं से डायरेक्ट आप काट सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। अगर छोटा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8 बन जाएगा। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद में यह बन जाएगा 9। उसके बाद में यह बन जाएगा 5। उसके बाद अब इसको इसमें भाग देंगे। इसका मतलब हुआ कि 495/8 भाग दीजिए। अब यहाँ से कितना बार में जाएगा? 8 छक 48, तो बचा कितना? 1। तो इस पर 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15। तो 8 एकम 1 7 बचा, 7 पर एक 0 आएगा तो बन जाएगा 70। तो कितना हो जाएगा? 8 8 64। कितना हो जाएगा? 8 8 64। तो बचा कितना? 64 हो जाएगा वो। उसके बाद में लगभग ऑप्शन से अगर हम लोग देख लें तो कट जाएगा 68, यानी कि 61.88% जिसमें है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है यदि प्रत्येक 10 cm भुजा वाले 2 घनों के सिरों का जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हम लेके आते हैं। मान लिए कि यह 10 cm का है। 10 cm का 10 cm भुजा वाला 10 10 10 10 सब कुछ 10 है। 2 है। यह भी 10 cm है, 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 यह भी 10 cm है। इन दोनों को जोड़कर और एक घनाभ बनाया जाता है।
एक घनाभ बनाया जाता है। तो आप जब जोड़ देंगे तो ये भुजा और ये भुजा जोड़कर कितना हो जाएगा 20, यहाँ भी इधर बन जाएगा 20, यह भी 20, यह भी 20, लेकिन यह सब तो कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसके लिए आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं करना। हमने इसका मीनिंग समझाया। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 10 गुने घन का मतलब घन की एक भुजा का स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा 10 का 10 रहने देंगे, गुना ये इसका वाला भुजा रखना ये वाला मान, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अर्थात 10 गुना 100 बराबर 1000 cm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये समझाने के लिए हमने इतना किया। अगर आप जब इस बात को समझ जाइएगा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आप ऐसे लिखिएगा कि 10 गुने भुजा स्क्वायर और 10 गुना क्वेश्चन से 10 के स्क्वायर को उठाइएगा और लिखिएगा 10 गुने 100 अर्थात 1000 cm स्क्वायर, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है यदि x बराबर a sin थीटा इसका मतलब और y बराबर b tan थीटा हो तो a स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, वहां देखेंगे। देखिए पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर व्हाट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों का जो एक्स और ए का फॉर्मेट है ना, हम इसी रूप में लेके आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा, अर्थात क्या करेंगे कि इस मान को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, अर्थात ए बटा एक्स बन जाएगा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद में यहां एक मान दिया हुआ है y बराबर बी tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, b यहीं रहने देंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, अर्थात b बटा y बराबर 1 बाई tan थीटा। उसके बाद एक बात ध्यान देने वाली है, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर 1 बटा tan स्क्वायर थीटा। अब आप आइए इसको सोल्व करते हैं। अब जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर लिख देते हैं यहां प्रश्न से अब जो किया है बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर, तो क्या लिखेंगे यहां पर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अब क्या करेंगे हम लोग, यहां लेके आते हैं इधर, इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस इतना बराबर क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चला जाएगा ऊपर के लिए, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अर्थात अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की बात किया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, अर्थात जिस ऑप्शन में 1 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है, और वो संख्या भी क्या होनी चाहिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 999। अब आइए सबसे पहले अब इसका क्या निकालेंगे, 6, 9, 12 और
15 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 गुने 5, फिर क्या हो जाएगा 2 गुने 2, 12 भी शामिल हो गया, एक 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और 9 भी शामिल हो गया, और 6 तो मौजूद है ही, हो गया, इसका एलसीएम निकल गया। क्या हो जाएगा 3 3 9 9 दूना 18 अर्थात 180। अब बात को समझिएगा, अब बड़ी से बड़ी जो संख्या हमको बोला गया है इसमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर कितना से, 180 से, 18 पच्चे 90 अर्थात 900, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 99 आ जाएगा। अर्थात बड़ी से बड़ी जो 3 अंकों की संख्या होती है उसमें से हमको 99 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा 900, अर्थात वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 900 है, जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है दी गई आकृति में DE पैरेलल BC है, यदि AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका जो मान है वो क्या होगा। अब चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं यहां से, नहीं तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सबसे पहले जब यह पैरेलल दिया हुआ है तो एक बात समझने वाली है, कोई भी एक त्रिभुज है और त्रिभुज है तो मान लीजिए कि A, B और C है, त्रिभुज है, और किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर एक और जो मान लीजिए कि जैसे दिया हुआ है उसमें D, तो हम D ही लिख देते हैं, D दिया हुआ है, और किसी एक भुजा के समानांतर एक और लाइन खींची जाती है और उन दो भुजाओं को काटती है, तो जो भी इसका जो अनुपातिक मान होता है वह एक ही अनुपात में होता है। आप चाहे तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं, स्टार देकर लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि बांटती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो बनेगा, क्या बनेगा, AD बट्टा DB। इसका भी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसे होता है, और जब हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ाएंगे ना तो वहाँ इसका एक एक का विश्लेषण हम लोग करेंगे। और EC, अगर ये चीज़ आपको याद भी है, अगर नहीं बेटर समझ में है तो आपसे बन जाएगा। अगर आप चाहे तो इस त्रिभुज को ऐसे भी घुमा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस त्रिभुज को आप ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ है A, B, C और B के बगल वाला में यहाँ पर क्या दिया हुआ है D, और यहाँ दिया हुआ है E, और यहाँ से मान को पहचान के रखिए। AD बराबर x तो यहाँ लिख देंगे x, और DB बराबर x माइनस 2 तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 2। उसके बाद में AE बराबर x प्लस 2, उसके बाद में EC बराबर x माइनस 1, और इसी अनुपात में आप इसको रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या रखेंगे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, कुछ नहीं है इसमें, तो रखिए मान कितना है, इसका x है, इसका मान कितना है x माइनस 2 है, उसके बाद में AE का मान कितना है x प्लस 2 है, फिर EC का मान कितना है x माइनस 1 है। कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस में x इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह फार्मूला आप दिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए माइनस में भी x है और माइनस में भी 4 है, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x का मान 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ये चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता है कि कार ए
कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी कार सी से 3 गुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस सबों में इक्वल है, अर्थात ए, बी और सी के चाल के बारे में बताया गया है। चाल का अनुपात हम देखते हैं। कहता है कि कार ए बी से दुगुना तेज है, तो इसके अपेक्षा यह दुगुना है। तब हमने पूछा बी से कि बी आपकी चाल क्या है, तो बी ने कहा कि जितना भी सी का चाल है उससे हम 3 गुना है और कार बी कार सी से 3 गुना तेज है। इसका मतलब इसका 1 स्पीड है तो इसका 3 है और इसका 2 गुना कौन है, ए है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद में अब हम किसी तरह से समय निकाल ले तो बड़ा बेटर होगा। अब समय निकालने के लिए देखिए, इसमें एक चीज होता है कि डिस्टेंस अगर समान हो नो तो यह इसका उल्टा हो जाता है। इसका मतलब अगर आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। अब देखिएगा यहां से अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो 1 हो जाएगा, तो समय बराबर क्या यहां लगेगा, समय बराबर हमारा हो जाएगा 1/6, 1 के लिए हो जाएगा। फिर दूसरे की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, फिर उसके अगले के लिए कितना हो जाएगा 1/1 ही रह जाएगा। अब सबका इसका एलसीएम लेके इसको ठीक कर दीजिए, 6 यहां भी 6 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, समय आ गया 1 का अनुपात, फिर यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पे 6 हो जाएगा। अर्थात यही चीज यहां आएगा, 1:2:6 हो जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन था, रफ में हमने इसको किया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह समय का अनुपात समय के अनुपात से इक्वल करेंगे तो सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी अर्थात अनुपात 6, यानी कि एक और हम लिख भी देते हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं, समय इक्वल टू समय करने जा रहे हैं। जब इसका ज्ञान आपको हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि समझ हो जाएगा। अर्थात इक्वल अनुपात 6 बराबर कितना, 60 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बी के बारे में पूछा गया, बी की को कितना समय लगेगा, अनुपात 2 अर्थात 2 बराबर यानी कि कितना लगेगा, 20 मिनट। अर्थात जिस ऑप्शन में 20 मिनट है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। मान लीजिए कि यह कोई पेड़ है और यहां से यह मान लीजिए कि टूट गया, यह टूट गया और क्या बोला है, 12 मीटर ऊंचा है। यहां से यहां तक इसकी जो ऊंचाई है वह 12 मीटर है। जब यह टूट जाता है, मान लीजिए कि इस पर से यह टूट गया, यह पहला स्टेज हो जाएगा, यह दूसरा स्टेज हो जाएगा। मान लीजिए कि जब यहां से यह टूटा तो यह जमीन है और यह जमीन के साथ स्पर्श किया और यहां पर यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप देखिए tan में 60 डिग्री का कोण का मान होता है √3 और बटा में 1 हो जाता है। अर्थात इसमें अनुपातिक मान आप लगा दीजिएगा तो 1 के जगह पर x हो जाएगा। जब इसका आप देखिए अब ट्रिपलेट के माध्यम से इसका निकालिएगा तो यहां पर आएगा 2x, इसका मान होता है। हम फिर कभी इसका डिटेल में चर्चा करेंगे भी। अब क्वेश्चन में समझने वाली है, जो ऊपर वाला जो भाग था, जो हिस्सा था, यही ना टूट के यहां पर आया हुआ है, यहां से यहां तक टच किया। अर्थात इस दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा कि 2x प्लस √3x इक्वल टू इसका मान दिया हुआ है 12 मीटर। और हमसे क्वेश्चन में अब जो पूछा जा रहा है, अब पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक के बारे में हमसे पूछा गया कि व्हाट, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x और यहां क्या हो जाएगा 12, और ध्यान दीजिएगा इधर जाके भाग हो जाएगा 2 प्लस में √3। उसके बाद हमसे ये इसके बारे में पूछा गया तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, रूट में 3x अर्थात इधर x से गुना किए, इस पर बात पर गौर कीजिएगा। यहां तो इधर भी हम क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे और यह हो जाएगा, या पहले ही लिख देते हैं इसको 12 और √3
और बट्टा में बन जाएगा 2 + √3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यह किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे। आप जब इसका हर परिमेयकरण कीजिएगा, हम तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, इसके विपरीत चिन्ह से करते हैं। तो देखिए जब 2 का स्क्वायर 4 और इसका √3 का 1 करेंगे तो बट्टा में 1 बचेगा, इसका कोई मतलब अब नहीं रह गया, सिर्फ ऊपर वाले का गुना कर दीजिए। 12 दूना 24 √3 क्या हो जाएगा, 24 रूट में 3, उसके बाद में इसके साथ अब गुना होगा तो ये 3 और 12 यहीं 36 अर्थात -36 मीटर, 24 √3 -36 मीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मसा होता है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, 2/3 कॉमा जैसे दिया वैसे आप पहले एक बार लिख लीजिए, 8/15 एग्जाम में लिखेंगे नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे, कॉमा 10/21। ऊपर वाले का हमको क्या निकालना होगा, LCM, तो ऊपर वाले का LCM निकालिए, इतना का लिख भी देते हैं, LCM इक्वल टू, ऊपर वाले का LCM निकालने के लिए फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि 10 को तोड़िए, कितना टूटेगा, 2 × 5, इसमें 8 यहां बनाना है तो पहले से 2 है तो आप क्या कीजिए कि 8 बन जाएगा, 2 बार 4 से गुना कीजिए, अब 4 भी इसमें मौजूद चल हो गया और 2 तो पहले से है ही, और बट्टा नीचे वाले का मसा निकाल लीजिएगा। देखिए सब में 3 से कॉमन है, अर्थात एक ही पहले ही 3 से कट रहा है, उसके बाद सब 3 से कटे, इसका मतलब इसका मसा जो होगा 3 होगा, अर्थात कर दीजिए गुना, क्या हो जाएगा 40, 5 दूना 10 और 10 चौका 40, ठीक है, 40/3 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह बहुत आसान होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या को x कह रहे हैं, एक संख्या को y कह रहे हैं। तो क्या कहता है कि एक संख्या का यानी कि पहली संख्या का 1/4 अर्थात इसका 1/4 बराबर है दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो पहले यह दोनों संख्या किस अनुपात में है इसकी जानकारी हम लोग ले लेंगे। इसकी जानकारी जब हम लेंगे तो क्या हमारे प्राप्त होगा, इससे ये कटेगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x अनुपात y बराबर, यहाँ जो मान ये दिख रहा है ये 3x का है और यहाँ बट्टा में जो मचा हुआ है यह किसका है, y का है, ये हमें पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो पहली संख्या x है, इसमें इधर ही लिख देते हैं, इसमें 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। अर्थात जैसे इसमें 30 जोड़ते हैं तो अगर दूसरी संख्या जो है इसमें अगर हम उसमें 6 से गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस अनुपातिक मान को यहां पर हम रखेंगे, तो अनुपातिक मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां रखेंगे 3। अब 3 जब रखेंगे तो इसके साथ अनुपात ही लगा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात 3 प्लस 30 न है, प्लस में 30 इक्वल टू इसका मान कितना हो जाएगा, 6 गुना अनुपात में 2 हो जाएगा। अब इसको यह 12 आएगा और इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या घट के आएगा, अनुपात 9 बराबर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हमको पहली जो संख्या इसका अनुपात में 3 मान है, हमको इस अनुपात 3 बराबर क्या प्राप्त होगा ये निकालना है। अनुपात 3 बराबर, देखिए 3 से भाग देंगे, इधर भी 3 से भाग देंगे, 10 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 10 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो और भी बेटर कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है 0.868 गुना 0.237 प्लस 0.868 गुना 0.763 बटा 0.7 गुना 0.936 प्लस 0.7 इंटू 0.0464 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, यह सिंप्लीफिकेशन है। हम चाहेंगे कि एक ही बार में आपको दिख रहा है कॉमन लीजिए, इसको कॉमन लेंगे, इस वाले को, यानी कि 0.868 आप जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 0.237 प्लस 0.763 बटा नीचे भी कॉमन है 0.7 हम लोग जब कॉमन लेंगे तो 0.936 प्लस 0.064 आ रहा है और इस मान से ये मान कट जाएगा। अब कहिए कि कैसे कट गया, तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले मान को जब हम जोड़ रहे हैं तो इसका भी मान एक आ रहा है, इसका भी मान एक आ रहा है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आप चाहेंगे तो इसको यहां से जब हटाइएगा ये भी हटेगा तो एक अंक खसक जाएगा यहां पे दशमलव, अर्थात 8.68 भाग हो जाएगा 7। अब इसमें आप भाग दीजिए, 7 एकम 7, उसके बाद दशमलव दे दीजिए, 7 दूना 14, अब बच गया 2 पर 8 आ जाएगा, 7 चौका 28। जिस ऑप्शन में 1.24 है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, जैसे कहा है वैसे हम पढ़ लेंगे। यदि लड़कों की संख्या का 15% अर्थात बॉय का 15% मतलब 15/100 इक्वल टू गर्ल क्या 1/3 के बराबर है, ऐसे है तो इसका पूछ रहा है हमसे बी अनुपात जी बराबर व्हाट, यानी कि ठीक है कहा गया, हाँ लड़कों पहले है और बाद में लड़कियां हैं, का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, इसमें क्या कटेगा, 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अर्थात 20 और इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, C/9 हो गया। बी अनुपात जी बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान 20 और जी का मान 9, 20 अनुपात 9 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। एक बात हम आपको समझा देते हैं, मूलधन हमेशा 100% ही होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में बनाएंगे। देखिए एक साल 8% बढ़ा साधारण ब्याज, अगले साल भी 8% बढ़ेगा, तो यहां अगर आपकी बात किया जाए साधारण ब्याज प्रतिशत में तो क्या हो जाएगा 8%, 8 में 5 साल के लिए बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा आप ही बताइए, तो यह 40% हो जाएगा, जो भी मूलधन है उसका 40% हो जाएगा। इसका मतलब हम यहां लिखेंगे ब्याज बराबर ब्याज, लिख ही देते हैं, हम चाहते तो देखिए कैसे बनाते वो भी बता देते हैं कि हम एक लाइन में कैसे बनाते। साधारण ब्याज बराबर आपको हम लिख दे रहे हैं साधारण ब्याज, या ब्याज बराबर भी ब्याज हम चाहते तो लिख देते। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हम क्या किए कि परसेंटेज में जो ब्याज है 40% वह 6,400 रुपया में साधारण ब्याज के बराबर कर दिए। अब इससे अब क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे तो 1% भी निकाल सकते हैं और चाहेंगे तो देखिए अगर यहां से इसको कैंसिल मार देंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर इससे इसको काट देंगे, 16 चौका 64, अर्थात 1% का अगर हम लोग बात किया जाएगा तो 160 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद में अगर 100% की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, 16,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम इतना नहीं लिखते आपको समझाने के लिए, तो क्या करते हैं हम लिखते कि 8×5 = 40, ऐसे करते 40% बराबर 6,400 रुपया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 160 रुपया। यह कब ऐसे किया जाता है, जब इस चीज़ों की समझ हो जाती है तब यह ऑटोमेटिक शॉर्ट में चला जाएगा। और 100% यानी कि यही ना हमारा मूलधन होता है, लिख दिए मूलधन, और मूलधन बराबर
16,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद फंक्शन fx बराबर kx² प्लस 4x प्लस 4k ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 है तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। k का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। यह हमारा फार्मूला तैयार हो गया। उसके बाद आप बहुपद को नीचे लिखेंगे। अब हम लोग बहुपद को नीचे लिख रहे हैं kx² प्लस 4x प्लस 4। देखिए यहां पर जो मान होता है यह a का मान होता है, यहां पर जो मान होता है यह b का मान होता है, और यह जो मान होता है यह c का मान होता है। अर्थात अगर इसका सहारा लेके अल्फा प्लस बीटा को अगर हम ज्ञात करना चाहे तो क्या हमें मान प्राप्त होगा, -b, अर्थात यहां पर हो जाएगा -4 बट्टा में k बन जाएगा। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा का अगर हम सहारा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर c का क्या मान हो जाएगा, c का 4 बटा क्या हो जाएगा, फिर से k ही हो जाएगा। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले मान को मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 अगर कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 भी कह देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसका क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यह तो हमारा फार्मूला है, अलग इसको कर देते हैं, और -4 बट्टा k का स्क्वायर कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 16 बट्टा में k स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दिया हुआ है। तो इसके जगह पर हम 24 पुट करेंगे, 2 का 2 रहने देंगे, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 4/k रखेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यह इससे जाके इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24k, उसके बाद में हो जाएगा प्लस 8 बट्टा में k इक्वल टू 16 बट्टा में k स्क्वायर। देखिएगा कॉमन इसमें दिख रहा है हमको, 8 से ई कटेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और फिर 8 से कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और एक k से यहाँ पर k कैंसिल करेंगे तो सिर्फ k प्राप्त होगा। अब देखिए क्या हुआ, 3k प्लस में 1 बट्टा में 1 इक्वल टू 2 बट्टा k हो जाएगा। फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण यह बन ही जाएगा। यहाँ पर आते हैं अब, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में k बराबर 2 हो जाएगा। अर्थात इसको जब इस साइड भेजेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम पीछे भी बता चुके हैं, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि क्या हो जाना चाहिए, और 3 दूना 6, इसका मतलब धनात्मक में 3 और ऋणात्मक में 2 होगा, तो घटाएंगे तो बताइए फिर वही चीज़ आ जाएगा, यह k का मान होगा। अर्थात k का मान बराबर, अब देखिए फिर चिन्ह बदलता है, अभी यह राइट आंसर यहीं पे नहीं हो गया, उसके बाद में इससे भाग भी दिया जाता है। अभी इसके जो भी स्क्वायर होता है ना इसके कोफिशिएंट से, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। उसके बाद जब इसमें भाग देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। अर्थात हाँ ठीक तो है, 3 दूना 6, अर्थात धनात्मक पूछा गया है। अब आइए यहाँ पर k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो k का धनात्मक मान क्या हो जाएगा, k बराबर 2/3 इसका धनात्मक मान हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां
एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि यह 2 स्टेशन है और इन दोनों स्टेशनों के बीच 250 किलोमीटर की दूरी है। मान लिए कि एक ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करेगी, यानी कि रेलगाड़ी, और दूसरी इधर से चलना शुरू करेगी। ठीक, चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर मिलते हैं। तो मान लिए इस स्टेशन से यहाँ तक जो ट्रेन आई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी है। जब यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना है, 120 किलोमीटर है। एक बात गौर करने वाली है कि दोनों ट्रेन एक ही समय पर चली, अर्थात चाल चाहे कुछ भी हो, दोनों ने 1 घंटा चला तो इसने भी 1 घंटा चला, इसने 2 घंटा चला तो इसने भी 2 घंटा चला। इसका मतलब दोनों में क्या है, समय बराबर है। समय इक्वल टू समय कर देंगे। आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो मान लिए कि इसका चाल, पहला वाले का चाल जो भी रहा हो, तो क्या हो जाएगा, 130 बट्टा में इसका चाल 1, मतलब जो पहली रेलगाड़ी है उसी को लिख दिए, और इसका 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह दूसरे रेलगाड़ी की चाल हो गया। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और ऊपर हो या नीचा हो ये इसका मान हो जाएगा, और ये दोनों पलट देंगे अगर, ऐसे हो जाएगा बट्टा में 13, और फिर हो जाएगा दूसरी की चाल। यह चाल है, इसको हमने क्या कह दिया, यह चाल है, यह जो है चाल है, दोनों ट्रेनों की इसको हमने चाल कह दिया है। तो यह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अर्थात इनके चालों का अनुपात, या लिख देते हैं अब, चालों का अनुपात बराबर 13:12 आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि 8,000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, और सीआई में प्रतिशत ब्याज क्या हुआ, इसको ज्ञात करने के लिए, यानी कि साधारण सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए क्या करेंगे इसको। हमारे पास जो दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 8,000 रुपया। उसके बाद में रेट दिया हुआ है 5%, और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 वर्ष, 2 ईयर। देखिएगा इसमें करेंगे क्या, इसका ब्याज निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाइए, A + B + AB बटा 100। 2 बार है ना, तो 2 बार यूज करेंगे इसको, 5 को। तो देखिए लिखेंगे 5 + 5 + 5 गुना 5 और बटा में 100 लिख देंगे, और इतना परसेंटेज हो जाएगा 10.25%। अर्थात CI बराबर 10.25 गुने, अब मतलब ब्याज प्रतिशत वाले ब्याज को रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से गुना करते हैं। अर्थात इसका 1% क्या हो जाएगा, 80। इसको 80 से गुना करेंगे। जब आप 80 से गुना कीजिएगा तो इसको यहाँ से कैंसिल मारेंगे ना, तो यह खत्म हो जाएगा, तो दशमलव खींच के यहाँ आ जाएगा। अर्थात CI बराबर 8 × 5 = 40, छोड़ दिए उसको, 0 गायब कर दिए, इसको भी यहाँ से हम गायब करने के लिए। उसके बाद 8 × 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 का 0 हासिल कितना हो जाएगा, 2, और वह 2 का 2 हो जाएगा, और 8 का 8 हो जाएगा। अर्थात पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 820 रुपया। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य मतलब औसत 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि 6 गो ऐसी संख्या है जो 5 है, फिर के है जो 10 है, फिर 6 गो ऐसा है जो 15 है, फिर उसके बाद में 10 ऐसा है जो 20 है, फिर 5 गो ऐसी संख्या है जो 25 है। इसका मतलब ये संख्याओं का योग ये है, और हम जानते हैं यहाँ पर लिख देंगे योग बराबर योग लिख देंगे।
अब ध्यान दीजिएगा कैसे योग बराबर योग करेंगे। हम जानते हैं योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो औसत तो हमें 15 दिया हुआ है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22 और 5 27, 27 और के जगह पर के लिख देंगे, के हो जाएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर करके लिखिए, कितना हो जाएगा 6 25 30 प्लस क्या हो जाएगा 10 के हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगा 15 छक 90 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे हम लोग, जब हम लोग सबको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, और यहाँ भी गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 15 के, पहले इसी में गुना कर दिए और उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, प्लस 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105, अर्थात 300 पहले से था और 100 ये 405 आएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद इसको जोड़ते हैं 200 100 300 300 और 100 400 415 415 और 30 445 प्लस 10 के हो जाएगा। इसको भेजेंगे इस साइड तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 के, और ये जाएगा इस साइड तो क्या आएगा 40 घटाने के बाद, अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा 8 बार में कट जाएगा, 8 25 40, अर्थात के का मान 8 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी इसे 20 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे परियोजना को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे, अर्थात ए और बी मिलके कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में। ऊपर बार बार कहते हैं हम टाइम लिखते हैं, यहाँ दिन लिखते हैं या घंटा जो भी हो। उसके बाद में बी सी बोला है 20 दिनों में, और ए सी कहिए चाहे सी ए ही लिख देते हैं, सी ए कहा है 30 दिनों में। उसके बाद इफिशियंसी हमें चाहिए, इसकी इफिशियंसी आप निकालिएगा तो 60 में जाएगा, 60 का मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी मिलके तो मिलाएंगे 6 3 9 और 2 11, तो 11/2 हो जाएगा इफिशियंसी। क्यों? क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, भाग जाएगा। देखिए यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60, तो 11/2 में हम कितना से गुना कर दे कि अभी 60 बन जाए, अर्थात लिखेंगे 11/2, पता नहीं कितना से गुना करें कि यह 60 बन जाए, अर्थात इसको इस साइड भेजिए 120/11, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा 120/11 दिन। यही तो हमारा आंसर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हों। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं B1, इसको कहते हैं C1, फिर इसको कहा जाता है A2, फिर इसको कहा जाता है B2 और इसको कहा जाता है C2। और अनंत हल होने के लिए जो होता है इसका मान A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। अब इस मान को यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा इक्वल टू B1 का मान क्या आएगा A-4/A-1 इक्वल टू, फिर C का मान क्या हो जाएगा C1 का 2B + 1/5B-1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इससे इसको इक्वल करेंगे, एक बार इससे इसके साथ इक्वल करेंगे, लिखेंगे 2/4 इक्वल टू 2B + 1/5B माइनस में 1। एक साथ एक बार इसके साथ कर दिए और फिर इसी मान को एक बार इसके साथ कर देंगे 2/4 बराबर A-4/A-1 कर देंगे। देखिए इससे ये कट रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद यह जाएगा इस साइड में 5B-1 4B + 2, यह इधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल B, या इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात B बराबर तो 3 हो गया। एक का मान देखिए
यहाँ भी यह कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इससे इधर गुना कर दिए। a-1 बराबर 2b माइनस में 8, उसके बाद यह सॉरी a कैसे हो गया, क्या है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, हाँ सही तो है, तो b इसमें नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर, सॉरी 2a ना होगा 2a, उसके बाद में यह जाके इधर घट जाएगा, यह इस साइड में आ जाएगा, अर्थात a बराबर 8 माइनस 1 अर्थात a बराबर 7 हो जाएगा। अर्थात फाइनल रिजल्ट जो हमसे पूछा जा रहा है तो a बराबर 7 और b बराबर क्या है 3, तो 3 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में a बराबर 7 और b बराबर 3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अनंत हल होने के लिए यह फॉर्मूला होता है, अनंत हल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, कहता है कि √3 - 1 बटा √3 + 1 प्लस √3 + 1 बटा √3 - 1 प्लस 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 + 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए इसका हर परिमेयकरण कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम एक बार लिख देते हैं इसके मान को, ये और बट्टा में √3, चाहे देखिए इसके हम जो रूट हर परिमेयकरण का नियम होता है उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं। प्लस में √1 प्लस में √3 प्लस में √1 बट्टा √3 माइनस √1, उसके बाद प्लस, देखिए 2 को कितना लिख सकते हैं, √4 माइनस √3 बट्टा √4 प्लस में √3 प्लस √4 प्लस में √3 बट्टा √4 माइनस √3। ध्यान दीजिएगा एक लाइन में इसका हर परिमेयकरण कैसे करते हैं। देखिए ऊपर वाला जो भी मान दिया है उसको डायरेक्ट जोड़िए, प्लस जो चीज़ यहाँ हमें माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, 2 फार्मूला से आता है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें आप रख दीजिए। प्लस का चिन्ह यहाँ है तो यहाँ रख देंगे, फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर जो चिन्ह है उसको रखिए, प्लस रखेंगे, सॉरी, और उसके बाद में यहाँ कितना का अंतर है 2 का, तो उससे भाग दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद प्लस, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर 2 आएगा फार्मूला से, और उसके बाद में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और दोनों के अंतर जितना भी अंतर उससे भाग दे दिया जाता है। फिर प्लस हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस, उसके बाद में 2 रूट में 12 बट्टा कितना का अंतर है 1 का, तो 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों को जैसे जोड़े इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 7 प्लस 2 रूट में 12 बट्टा में 1 हो जाएगा। हम कभी इसको आपको प्रूफ करके साबित करके भी बताएंगे कि यह कैसे ऐसे होता है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, ये अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/2 लिख देते हैं एक बार, और माइनस 2/2 रूट में 3 प्लस 4/2 प्लस 2 √3/2 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 7 माइनस 2 रूट में 12 प्लस 7 प्लस 2 रूट में 12। इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ 2, इसका मतलब क्या हुआ 2, उसके बाद में 7, उसके बाद में 7, आप सबको जोड़िएगा तो 14 2 16 2 कितना हो जाएगा 18। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है यह क्वेश्चन जो है समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 70, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। अब दी गई श्रेणी को देखिए, इसमें क्या है 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 11 का स्क्वायर बचेगा। ऐसे बचेगा यह। जब यह ऐसे बचेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम अब देखिए ये लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और लगातार प्राकृत संख्याओं को यहां लिख देते हैं, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, मान लीजिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, जो फार्मूला होता है यही फार्मूला हम इसमें लागू करेंगे। तो कॉमन है तो बाहर हो जाएगा 4, उसके बाद फिर फार्मूला लगाएंगे तो n के जगह पर क्या आएगा, n के जगह पर 11 आएगा, 11, उसके बाद में n + 1 अर्थात 11 + 1, उसके बाद में 2n 2 × 11 प्लस में 1 और बट्टा में क्या जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 11 12
22 है, ये कितना हो जाएगा 23 और बट्टा में 6 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यह क्या बच जाएगा 11 चौका 44 और ये कितना हो जाएगा 23 दूना 46। जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आता है तो इसको डायरेक्ट गुना करते हैं। क्या हो जाएगा 6 चौका 24 और एक बढ़ा के इसमें गुना कीजिए 4 पचे 20, अर्थात जिस ऑप्शन में 2024 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर 12/13। हम जानते हैं यह क्या होता है, यह होता है p/b। तो p/b जब दिया हुआ है तो h निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √p² प्लस b² करना होगा। तो h बराबर हमारा मान निकल के हमारे सामने आ जाएगा, अर्थात 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर √144 प्लस 169 बराबर कितना हो जाएगा 13, 1 2 1 3, अर्थात 313 h का मान आ गया। यहाँ लिख देते हैं h बराबर √313। अब इस वैल्यू को जितना हमसे पूछा गया उसमें हम पुट करेंगे, अर्थात लिखेंगे कि यहीं पे लिख देते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा रखेंगे मान यहाँ 2 इंटू, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है और कॉस थीटा बराबर b/h होता है। बस मान रखिए यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं p का मान कितना है, p का मान 12 है, 12, h का मान कितना आया है √313। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे और कितना है b का मान 13 है, तो 13 बट्टा में क्या हो जाएगा √313 बट्टा हो जाएगा कॉस का स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर यानी कि ये वाला मान, अर्थात ये वाला मान, अर्थात 13 बट्टा 313 इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 बट्टा √313 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 गुना 12 गुना 13 और बट्टा में क्या प्राप्त होगा, ये जब गुना करेंगे तो 313 में बदल जाएगा, फाइनली मेन बट्टा। उसके बाद देखिए इसका एलसीएम भी लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो कत्यो रह जाएगा ये मान घट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 169 माइनस 144 बट्टा में 313 और यह फाइनली इससे यह कट जाएगा। जब यह इससे कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 13 दूना 26, 13 दूना, अच्छा लिख भी देते हैं यहाँ पर 13 दूना 26 गुना क्या आ जाएगा 12 और बट्टा में क्या बचेगा, इसका अंतर कितना आएगा 25, अर्थात इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मान आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और 12 छक 75 के 2 अर्थात 7 हो जाएगा और 24 और 36 और 1 31, 312 बट्टा में 25, अर्थात जिस ऑप्शन में 312 बट्टा 25 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, 588 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से इसमें भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, उसके बाद में 9 4 में बदल जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो क्या जाएगा 1, उसके बाद में हो जाएगा 4, उसके बाद में हो जाएगा 7, फिर जाएगा 7 से क्या आएगा 21, फिर जाएगा 7 से क्या जाएगा 3, अर्थात 588 इक्वल टू, यहाँ एक बार और आप लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 588 बराबर 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुने 3 है। किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, देखिए इसका पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया, एक 3 है और एक 3 और चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात एक्स्ट्रा यही है, अर्थात ऑप्शन नंबर, यानी कि इसको 3 से हमको गुना करना होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कुछ नहीं है,
क्या है 7 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने 0.007 गुने फिर 70 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से इसको जब एक को खत्म करेंगे बट्टा में बना देंगे 0, तो इससे इसका कैंसिल मार दिए। अब ध्यान से सोचने वाली बात है कि इसमें 7 कितना, 1 2 3 4 5 गो 7 है। अब 5 बार 7 है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि 7 गुने 7 गुने 7 और गुना में 7। अगर इसका आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बाकी तो दशमलव गिन के हम वहां रख देंगे। देखिए 3 और 2, 5 अंक के बाद हमको दशमलव रखना है। आप बताइए 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते क्या होगा 49, अर्थात 2 बार 49 आ गया। 49 का स्क्वायर और गुना क्या फिर करना होगा 7। 49 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो यह होता है 2401, गुना में हो जाएगा हमारा 7, अर्थात 7 का 7, 0 का 0, 7 चौका 28 के 8, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, और 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। अर्थात यहाँ जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है 16807, और कितने अंक के बाद दशमलव है 3 और 2 5। जब भी गुना का चिन्ह होता है तो उतना जोड़ के 1 2 3 4 5, अर्थात 0.160807 जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि वह संख्या बराबर x है। अब आइए क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे, तो x में से 3 जब हम घटाते हैं तो संख्या का व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा का 28 गुना हो जाता है। बस हो गया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये आ जाएगा इस साइड में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 28 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी कि हमको दिख रहा है -7 और प्लस में 4 कर देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे x के मान के लिए। अब देखिए, अब फाइनल x का मान जो हम लेके आएंगे वह क्या होगा, यह मान बदलता है और यहाँ के कोफिशिएंट से पहले भाग भी दिया जाता है। भाग देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात यह जो माइनस वाला रिजल्ट है वह 7 प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस में है वह माइनस में बदल जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 7, अर्थात द्विघात समीकरण तोड़ने का नियम है, अर्थात जिस ऑप्शन में 7 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही सुंदर, मजेदार और दमदार क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64। इसमें कॉमन क्या है, 4 का पावर 61 कॉमन है, तो कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचेगा 4 का पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 4 का पावर 2, यहाँ क्या बचेगा 4 का पावर 3। 4 का पावर 61 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस यह तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा 64। आप सबको जोड़ कर देखिए, 70 और 10 80, 80 या 5 85, 4 का पावर 61 गुना में बन गया 85। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, नहीं तो ये बहुतों संख्या से कटता है। देखिए एक लिखेंगे 4 का पावर 60 और 4 का पावर 1 ले लिए तो क्या बचा 4 के पावर 2, इसको तोड़ देंगे, ये और टूटने वाला है तो तोड़ दीजिए, 5 गुने 17, 17 5 85। यह जो अब संख्या तैयार हो गया, यह 4 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 64 से भी कटेगा, 256 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, 85 से भी कटेगा, 34 से भी कटेगा, इसलिए यह ऑप्शन से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, 13 है तो इसमें कहीं 13 नहीं है, 10 है तो हाँ इसमें 10 है, अर्थात यह संख्या किससे कटेगा 10 से कटेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 3B, बी मतलब बॉय, प्लस 5G मतलब गर्ल किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 2 बॉय प्लस 7G यानी कि लड़कियां 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अब हमसे पूछा गया है कि 8 लड़कियां को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। पहले इसका आप इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। इसकी इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए यह कट जाएगा तो यह 3 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? यह 4 हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा 9B प्लस 15G इक्वल टू 8B प्लस 28G हो जाएगा। अर्थात यह इधर आके घट जाएगा, यह इधर जाके घट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 1B बराबर यह इधर हो जाएगा 13G, अर्थात B अनुपात G का जो मान होगा वह क्या होगा? 13:1 हो जाएगा। अब चलिए आगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8G मतलब कि 8 लड़कियां उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी, यही व्हाट, यानी कि दिन की संख्या यह है। तो इससे किया क्या जाता है यह हमसे पूछा भी गया है। आप इन दोनों में से किसी एक मान से इसको इक्वल करना पड़ता है, अर्थात वर्क इक्वल टू वर्क यह होता है। तो क्या हो जाएगा? किसी एक से आपकी जिससे इच्छा हो आप रख सकते हैं, उससे बराबर कर दीजिए 5G और गुना में 6 हो जाएगा। अब मान को पुट कीजिए। G का मान कितना है? 1 है, तो 8 गुना 1 गुना x कर लीजिए। और 3 उसके बाद क्या है? 3 के साथ B का मान कितना है? 13 प्लस 5 गुना 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, x गुना 8 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें। यह हो जाएगा 13 × 39 और 40 × 4 44 और गुना में 6 हो जाएगा। देखिए इस 8 को काटने के लिए 4 से पहले एक बार 11 × 4 = 44 काटेंगे और फिर 2 से काटेंगे तो यह 3 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 11 × 33 दिन लगेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि बड़ी संख्या 100 हो गया और छोटी संख्या 40 है। इन दोनों का अंतर बड़ी संख्या के कितना है? 20% के बराबर है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5x माइनस कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 200 बराबर x हो जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? 200 और कट जाएगा कितना बार में? x बराबर 50, अर्थात बड़ी संख्या बराबर 50, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाली बात है, तो हम इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समझ के लिखेंगे। तो माना कि एक पुस्तक का CP यानी कि क्रय मूल्य बराबर x रुपया, तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 पुस्तक का CP बराबर 20x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक बात बोला गया है, तो उसे 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस लाभ हानि में लाभ हुआ है, तो लाभ उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, यहां लिख देते हैं लाभ 5x बराबर रुपया में इसको लाभ हुआ है। अब एक बात सोचने वाली इसमें है कि लाभ हमको कब होता है या लाभ भी हुआ है तो SP यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अगर ऐसा कंडीशन आपके पास बनता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? 20x, लाभ कितना हुआ है?
5x, अर्थात फाइनली रिजल्ट 25x रुपया मान सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करेंगे 25x बराबर कितना रुपया 1800 रुपया, तो x का मान क्या आएगा, यह कितना बार में कट जाएगा 18 चौका 72 और 00 से 00 कट जाएगा, अर्थात क्या कितना बार में कटेगा, देखिए 25 से जब भी भाग दिया जाता है तो नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए, तो नीचे 100 बन गया, तो इससे यह कट गया और वह 4 आके इसमें गुना हो गया, तो 18 चौका 72। अर्थात हमने क्या माना था शुरू में कि एक पुस्तक का जो सीपी यानी क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, अर्थात यही चीज निकल के आ गया हमारे सामने, अर्थात 72 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको एक मेथड हुआ, और दूसरा मेथड की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसी से ट्रिक निकल के आता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा और पूछा गया है तो हो जाएगा एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर, अब क्रय मूल्य बराबर तो विक्रय मूल्य भाग विक्रय मूल्य देंगे, 1800 भाग 20 पुस्तक का क्रय मूल्य है और 5 इसमें जो है लाभ हुआ है, तब ना विक्रय मूल्य बना। जब आप भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 72, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन यह उसी को समझ में आता है जिसको ये बातें समझ में आती है, नहीं तो वो नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन बदल जाएगा, आप भी बदल जाइएगा। चलिए, हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 13/21 कॉमा 5/18, फिर से कॉमा, उसके बाद में 19/27, फिर से कॉमा 15/28। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, भाग विधि से भी भाग देकर चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमको कठिन है। तो कठिन है तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ इसको गुना करके यहीं पर हम कंपेयर करके इसको चेक कर लेंगे। जब इस दोनों को हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 105, और ये इसके साथ इसको जब गुना करेंगे तो 18 से, तो कितना हो जाएगा 18 3 54 का 4 हो जाएगा, उसके बाद में 5 हो जाएगा, 18 2 20 और 3 23 हो जाएगा, अर्थात 234 हो जाएगा। तो बड़ा हमको ना चाहिए, तो यह छोटा हो गया, इसको छोड़ देंगे। और फिर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, और फिर इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ गुना कीजिए, फिर यहाँ बगल में लिख देंगे इसको गुना करके। इसके साथ जब हम इसको गुना करेंगे तो 27 गुना 13 करना है, तो 3 7 3 का 21 के 1, तो हासिल कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 और 6 6 12 1 13 13 14 15 15 का 5, तो हासिल कितना 1। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, यह कितना हो जाएगा 2 2 और 1 3 331, यहाँ लिख ले रहे हैं 331 जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो। और उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, 21 गुना 19 करेंगे, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 19 से कम तो 19 का 9, और हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और 19 दूना 38 और 1 39, 300 कितना आ गया 399। अर्थात जब इस दोनों का कंपेयर किए तो ये बड़ा साबित हो गया, यह भी फेल हो गया। अब इन दोनों में पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इससे इसमें गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 28 गुना 19 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 8 72 का 2, तो हासिल कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद में 9 दूना 18 और ये 8 का 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 26 और 4 30 और 3 33, 33 का 3, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, अब 2 एकम 2 2 और 3 5 हो जाएगा, कितना आ गया 332। हाँ ठीक है 332। जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तब, उसके बाद में ये दोनों हो गया। अब इससे इसमें गुना करेंगे, क्या आता है, तो आ जाएगा 27 गुना 15, 15 7 105, जैसे इच्छा हो गुना कर सकते हैं, 5, और बच गया कितना हमारे पास 10, तो 15 दूना 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, अर्थात 405। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, यह बड़ा है, तो यह खत्म हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा है 19:27, और जिस ऑप्शन में 19:27 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है यदि क्रमशः 3 cm 4 cm और 5 cm भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यहां पर इसका आप देखिए क्या होगा,
आयतन बराबर आयतन होगा। क्या होगा? आयतन इक्वल टू आयतन हो जाएगा। एक साइड में जो नया घन बन रहा है, एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़ा घन का ये आयतन हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं पिघलाने के बाद, बड़ा घन का आयतन इक्वल टू, अब देखिए आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? 27, यहाँ क्या होगा? 64, और यहाँ क्या होगा? 125। अर्थात बड़ा घन का आयतन आ गया हमारे सामने। बड़ा घन का आयतन जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 और 100 200 और 225, ठीक है, 12 और 16, ठीक है, 225, सॉरी 225 करें, 216, माफ़ी चाहते हैं, 216 कितना आ जाएगा? 216, 7 और 5 12 और 4 16, ठीक है 16। अब ध्यान दीजिएगा, आयतन आ गया, ये बड़े घन का आयतन आ गया। तो हम जानते हैं यहाँ क्या पूछा गया? नए घन की भुजा। तो हम जानते हैं कि भुजा बराबर क्या होता है? घन में घनमूल होता है आयतन का। तो क्या हो जाएगा? भुजा बराबर, यह कितना का होता है? 6 का, अर्थात 6 cm भुजा हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, यह अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहता है यदि x + 1/x बराबर 4, x + 1/x बराबर 4, तो x³ + 1/x³ बराबर व्हाट? ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से भी इसको आप बना सकते हैं। देखिए कैसे होता है, यह होता है x + 1/x का क्यू माइनस 3 × x + 1/x होता है। बस हो गया, कुछ नहीं करना है। अर्थात इसका मान हमको दिया हुआ है, 4 का क्यूब करेंगे, 3 × 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64, माइनस में हो जाएगा 12, अर्थात फाइनल रिजल्ट 52। बस हो गया, कुछ नहीं है। अगर जिसको याद है यह बात, वह जानते हैं क्या करेगा? सीधा क्वेश्चन में देखेगा और करेगा 4 का क्यूब और 3 × 4, अर्थात 64, 12, 52, आंसर हो गया। बस कुछ नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे? 20%, 10%, 15%। किसी दो को पहले पकड़िए, इसी दो को पकड़ते हैं और क्या करेंगे? इसको, इन दोनों को a + b माइनस AB बटा 100 के फॉर्मूला पर आप इसको यूज करिए। देखिए इसका और भी मेथड है, लेकिन ये बहुत आसान होता है यहाँ पर, इसलिए हम इसको बार बार बताते हैं। तो क्या रखेंगे? 20 प्लस, यानी कि इन दोनों का एकल कितना प्राप्त हो रहा है? 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटा में हो जाएगा 100। तो देखिएगा क्या होगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया और हो जाएगा यहाँ पर 30 और 2 घट जाएगा, तो क्या बचा? 28%। अर्थात इन दोनों का मान जो प्राप्त हुआ 28%, तो 28% और 15% को अब फिर से एक बार यूज करेंगे तो एकल निकल जाएगा। अब यूज करेंगे ऐसे, लिखेंगे 28 + 15 माइनस 28 × 15 बटा 100 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 28 और 2 30 और 10 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43। माइनस के बात करते हैं, देखिए इसको करेंगे क्या? इसको तो काट के हम इसको 3 बना देंगे 5 से, और इसमें से 2 काट के 14 बना देंगे और एक शून्य को कैंसिल कर दिए। 14 × 3 = 42, अर्थात 4.2 हो जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा उसमें दशमलव। अब इसको घटाएंगे हम तो 3 कम करेंगे तो बच जाएगा कितना? 40। एक और कम करेंगे तो बच जाएगा 39। उसके बाद में बच जाएगा 38। 38 में से घटा देंगे 38.8 हो जाएगा। जब 2 घटेगा 39 में, यानी कि देखिए 43 में से 4 घटा तो 39, और 39 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38.8%। और यानी कि इन दोनों का छूट का मतलब एकल छूट है 38.8%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि x/3 + y/5 का q का विस्तार कीजिए।
ये और ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या कहता है कि a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला बराबर, पहले ये जानिए कि क्या होता है। तो यह होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। अब समझ गए आप। तो यह a का मान है और यह b का मान है, बस इसी मान को क्या कर देना है, जैसे कह रहा है वैसे सिर्फ सजा देना है, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। एक का क्यू अर्थात x बट्टा 3 का क्यू करेंगे प्लस 3, एक का स्क्वायर अर्थात x बाई 3 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या हो जाएगा इसके साथ y बट्टा 5 प्लस 3a मतलब क्या हो जाएगा, गुना लिख देते हैं, x बट्टा 3 y बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y बट्टा 5 का क्यू हो जाएगा। बस कुछ नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x बटा 3 उसका बटा हो जाएगा 27, देखिए ऐसे प्लस, देखिए इससे एक 3 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा 3, और यह 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यह हो जाएगा x स्क्वायर y प्लस, फिर यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, तो क्या बचेगा x y स्क्वायर बट्टा 25 प्लस वाई क्यू और बट्टा में क्या हो जाएगा 125। जिस ऑप्शन में इतना बात है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मिलान कीजिए किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आर है और बोला है कि 11% की कमी की जाती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इस जो अभी हम लोग देख रहे हैं बार बार, उसी को यहाँ पर भी हम लोग लागू करेंगे। अर्थात इसको मन करे तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला फार्मूला भी कह सकते हैं, या इच्छा हो तो इसी को r प्लस r इंटू आर बटा 100 भी कहा जाता है। और कुछ लोग इसी को क्या करते हैं 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं। आपकी इच्छा, जितना इसको विस्तार करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह कैसे आता है एक बार हम फिर कभी इसका डिटेल चर्चा करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे। तो आइए इस चीज़ को हम लोग सोल्व करते हैं। आर के जगह पर 11 रखेंगे, रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए। माइनस का है कमी मतलब माइनस, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं, माइनस और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा। 11 गुना 11 बट्टा में 100। ये आपकी इच्छा हो कि इसे नहीं लिखे, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं -11, अर्थात -11 -22 और प्लस यह 11 का स्क्वायर 121, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, अर्थात फाइनल रिजल्ट की बात किया जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, एक इसमें से प्लस से कैंसिल मारेंगे तो 21, उसके बाद यह बच जाएगा 20 और 20.79 में चला जाएगा माइनस में, अर्थात माइनस कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पर कमी को दर्शाता है, अर्थात 20.79%। इसमें आप चाहें तो सब में प्रतिशत लगा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत की कमी हो जाएगी, अर्थात फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, जो ये इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि निम्न बार ग्राफ में ए बी सी और डी और ई विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या दी गई है। विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या को दर्शाया गया है, यह ग्राफ दिया हुआ है, और सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग इसका सलूशन कर दे रहे हैं। पहले महिला के बारे में बोला गया है, अर्थात वुमेन, उसके बाद में मैन के बारे में बोला गया है। अब आप बताइए कि पहले महिला, तो महिला जो है यह काला वाला कलर है, वह महिला के बारे में दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 300 प्लस उसके बाद में 275 प्लस उसके बाद में 250, उसके बाद में 250 के बाद 200, उसके बाद में 150, सॉरी उसके बाद में 200 के बाद 125 अनुपात देंगे। अब इसमें यह नहीं आ पा रहा है तो उसके
नीचे या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे रखने दिए कि यह W का मान हो जाएगा, यही लिख देते हैं, यह W का मान हो जाएगा, नहीं हट रहा है तो, और यहाँ M का मान लिख रहे हैं, यानी कि अब पुरुष के बारे में लिख रहे हैं, तो पुरुष के बारे में क्या है, और औसत बोला है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। और यहाँ अब M के बारे में बात करेंगे, M के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 250 प्लस 225 प्लस 325 प्लस 275 प्लस 150। अब निकालेंगे और अब क्या करेंगे, W और M को एक साथ लिखेंगे और बट्टा 5 करेंगे। आप बताइए कि दोनों में बट्टा सेम है तो क्या इसे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, दोनों यह कैंसिल हो जाएगा। हम सिर्फ औसत का है तो इसलिए उसके नीचे हमने लिख दिया, उसको भूल ही जाइए आप। अब ध्यान दीजिएगा, यह 300 और 200 500 और इसके साथ इसको लगा दे तो 500 100 600 600 और 400 1100 और 150 कितना आ रहा है, 150। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 300 200 500 और 100 600 और इसके साथ इसको लगाएंगे तो 700 7 4 11 सॉरी 1150 ना हो रहा है 11.5। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 250 और 150 कितना आ जाएगा 400 और 700 4 और ये 7 11 और 1 12 1225 11 चौका 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। यह 25 से 46 बार में कटेगा, 12 चौका 48 और 1 कितना हो जाएगा 49। जिस ऑप्शन में 46/49 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।